हूँ यशिता, न्यूज़ विद करुणा जी चैनल पर। आज हम हैं दिल्ली सेक्रेटरीट पर। यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ धरना हो रहा है। आज आपका नाम? मेरा नाम रविंदर है। मैं गंगानगर से हूँ, राजस्थान। अच्छा, तो आपको इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्या प्रॉब्लम है? आप इसके खिलाफ क्यों हैं? एक्चुअली बहुत सारी दिक्कतें हैं इसमें। सबसे बड़ा दिक्कत है प्राइवेटाइजेशन और जो सिलेबस इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मतलब इसमें अगर हम डिटेल में पढ़ना चाहिए, देखना चाहें तो काफ़ी कुछ है बोलने को, बट हम दो चार मैं पॉइंट्स आपको बता देता हूँ कि एक तो जैसे काउंसिल का बात कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का ये बात कर रहे हैं, सेटअप करेंगे। जो बॉडी है, जो स्टूडेंट्स बॉडी है, उसको ख़त्म करने का, जो इलेक्टेड बॉडी होती है उसको ख़त्म करने का एक इसमें प्रोविज़न है। और जो टीचर्स का बॉडी होता है उसको करने का, वो जो काउंसिल बनाया जाएगा वो अब ऊपर से इम्प्लीमेंट होगा, ना कि जो एक्चुअल डेमोक्रेटिक वे होता है नीचे से, वो नहीं होगा। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन का, कि मतलब हम पिछले टाइम में देखेंगे तो बहुत सारे करीबन 1700 या कुछ ऐसा, मुझे डाटा ध्यान नहीं एक्चुअली में, वो एक्चुअली डाटा है तो वो उसके हिसाब से बहुत सारा कॉलेजेस प्राइवेटाइज्ड हो चुका है। एजुकेशन में फ़ीस बहुत बढ़ रहा है। और अभी डीयू के अंदर कुछ ऐसा सिलेबस चेंज हुआ है, जैसे एक द्रौपदी कहानी है महाश्वेता देवी की, वो एक्चुअली एक आदिवासी महिला की कहानी है, उसके स्ट्रगल की कहानी है, उसको हटा दिया गया है। और कांचालैया के कुछ ऐसे हैं, उनको हटा दिया गया, उनको सिलेबस से हटा दिया गया है। आपको ये नहीं लगता कि अगर प्राइवेट हो जाएंगे स्कूल और कॉलेजेस तो बच्चों को और ज़्यादा अच्छा सीखने को मिलेगा? मतलब ये सपना है बहुत बड़ा कि प्राइवेटाइज हो जाएगा तो बहुत, मतलब ये एक्चुअली मिडिल क्लास का ये आर्गुमेंट रहता है हमेशा कि मतलब अपर मिडिल क्लास का, वो भी जो मिडिल क्लास हमको बोल रहे हैं। जो सरकार है उसने बैकवर्ड एरिया सेक्शन के बच्चों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं जो कि प्राइवेट स्कूल वालों के लिए भी मान्य हैं। तो वो लोग वो कैटेगरी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि EWS कैटेगरी। हाँ, EWS कैटेगरी, वो EWS कैटेगरी, मैं OBC कैटेगरी से हूँ। मतलब OBC कैटेगरी का मैं रियलिटी अगर बताऊँ, और इवन की SC ST कैटेगरी का अगर रियलिटी बताऊँ, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहिए, बट ये बताऊँ कि जो उसको ले पा रहा है वो बहुत क्रीमी लेयर है। मतलब जहाँ तक वो पहुँच पा रही है पॉलिसी, मतलब इम्प्लीमेंटेशन का जो हद है, जो प्रैक्टिकलिटी है, वो नहीं है। मतलब वो ग्राउंड पे वो कहीं नहीं दिखता है। आज भी जो रूरल एरिया है, हमारे एक प्रोफेसर हैं, वो बताते हैं कि 1999 के करीब जब वो यहाँ पढ़ने आए डीयू में, तो डीयू में रहने सहने का और फीस का पूरा खर्चा मिलाकर 3000 रुपये महीना पड़ता था। तो उसकी वजह से उनको डीयू का छोड़ के जाना पड़ा। आज डीयू में अगर आप बहुत छोटे से कमरे में रहेंगे और बिल्कुल बेसिक खाना खाएंगे जिसमें पानी जैसी दाल होगी, तो उसमें कम से कम आपको 10,000 रुपये देना पड़ेगा। और 10,000 के पीरियड में हम खुद, जो मतलब मेरा अच्छा खासा फैमिली है, ठीक है, हम फाइनेंशियली, हम खुद दिक्कत होता है हमको इतना सारा खर्चा उठाने में, 10-15 हज़ार रुपये हर महीना का उठाने में। तो जो बहुत डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो मेजर सेक्शन है जो डिप्राइव्ड है फाइनेंशियली, उसको कितना दिक्कत क्रिएट होगा। मतलब जो अंडर पॉवर्टी लाइन का जो आप बोल रहे हैं कि उसको आप करेंगे, है ना, आप हॉस्टल्स नहीं दे रहे हैं डीयू में हॉस्टल्स, मतलब अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन है वो यहाँ के पढ़े, जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो आपको हॉस्टल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो रह भी सके यहाँ पे। अगर नहीं रहेगा तो वो कैसे पढ़ पाएगा। तो हॉस्टल्स यहाँ पे 5% से भी कम स्टूडेंट्स को डीयू में हॉस्टल मिलता है। हालांकि डीयू के प्रोविज़न जो है, डीयू का एक्ट है, उसमें ये मेंशन किया हुआ कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ेगा उसको हॉस्टल मैंडेटरी है, बट फिर भी नहीं मिलता है। जहाँ कि डीयू को बिल्डिंग्स दी थी, जो हॉस्टल बनाने के लिए बिल्डिंग्स थी, वो अलग अलग कॉर्पोरेट्स को बेची जा रही हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाने के लिए या कुछ और बिल्डिंग्स बनाने के लिए। मुदिता। आप कौन से शहर से आए हो? सॉरी, विच स्टेट? मैं यूपी से हूँ, पर मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। और आज यहाँ पर हम नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करने के लिए मौजूद हुए हैं। नई शिक्षा सॉरी, इससे क्या प्रॉब्लम है नई शिक्षा नीति मुझे से? पर्सनली केवल प्रॉब्लम नहीं है, जनता को नई शिक्षा नीति से प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ये नीति जनता विरोधी है। नई शिक्षा नीति 2020 जो है वो शिक्षा का साफ निजीकरण और अनौपचारिकरण का रास्ता साफ करती है। आज हम उस समय में, पहले से ही हम उस समय में मौजूद हैं जहाँ पर हमारे समाज में दोहरी शिक्षा नीति मौजूद है, जहाँ पर जो अमीर घर से छात्र आते हैं
वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, और जो बहुसंख्यक हिस्सा है, जो गरीब हिस्सा है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ने को मजबूर है। यहाँ तक कि सरकारी स्कूल की भी फीस जुटा पाने के लिए उसे मुश्किल होती है। तो ऐसे समय में सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत, जो कि आपदा के समय में अवसर ढूंढकर पारित की गई है, ऐसे समय में उसको पारित करके गरीब जनता को, बहुसंख्यक जनता को पब्लिक फंडेड एजुकेशन, जो कि राइट है, मतलब फंडामेंटल राइट है, उससे और ज़्यादा दूरी बढ़ाने की कोशिश की है। अगर टेक्निकल या वोकेशनल एजुकेशन देंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसके तहत होगा क्या, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं रीसेंट एग्जांपल दे देती हूँ। मैं शायद, अगर गलत नहीं हो तो शायद मध्य प्रदेश की बात है या राजस्थान के स्टेट की बात है। वहाँ के एक स्कूल में वोकेशनल लर्निंग के नाम पर बच्चों को पंक्चर जोड़ना और जूता चप्पल सिलना सिखाया जा रहा था। आप ये बताइए, क्या जो दिल्ली पब्लिक स्कूल हैं, जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, क्या वहाँ पर वोकेशनल जो पहले से SUPW मौजूद है, वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें सिखाई जाती हैं क्या अमीरों के बच्चों को? नहीं। तो वोकेशनल लर्निंग से साफ साफ यहाँ पर जो इनफॉर्मल सेक्टर है, उसको सस्ता मजदूर प्रोवाइड कराने की इस नीति द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है। आप ये बताइए कि वोकेशनल लर्निंग से शिक्षा के तार किसके काटे जाएंगे? जो वंचित समुदाय से छात्र आते हैं, जो पहले से ही मजबूर हैं कि वो 8वीं के बाद पत्राचार माध्यम से पढ़ के कोई ना कोई नौकरी करने को मजबूर हो जाते हैं, ठीक है, या फिर जो ट्रेडिशनल लीनियज बेस्ड ऑक्यूपेशन को ही फॉलो करने के लिए मजबूर हैं, जैसे कि जो सफाई कर्मचारी हैं। ज़्यादातर सफाई कर्मचारियों के परिवार आप पता करेंगे तो वो दलित कम्युनिटी से आते हैं। तो ये साफ साफ जातिवाद को बढ़ावा देगा, ये साफ साफ गरीबी को बढ़ावा देगा, ये साफ साफ जो गरीब जनता है उसके जो औपचारिक शिक्षा के प्रति एक हक उसका होना चाहिए, उसको मारने की पूरी कोशिश करता है। आपने अभी बोला था कि जो 8वीं के बाद पत्राचार से पढ़ने के लिए मजबूर। का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, पिछले 20 सालों में क्या आपको कोई नया कॉलेज दिखता है? नहीं दिखता है। 60,000 से 70,000 मैक्सिमम दाखिले कई सालों से होते आ रहे हैं। सीटें क्यों नहीं बढ़ती, क्यों नहीं बढ़ाई जाती? क्या हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत नहीं है क्या हमारे देश में डॉक्टर्स, नर्सेज, इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं है क्या? सीटें इसलिए नहीं बढ़ाई जाती हैं क्योंकि जब आप सीटें बढ़ाएंगे तो उतना ही बजट का हिस्सा सरकार को एलोकेट करना पड़ेगा पब्लिक फंडेड एजुकेशन के प्रति, और गरीब जनता को पढ़ाना पड़ेगा, और इसीलिए सीटें नहीं बढ़ाई जाती, इसीलिए कॉलेजेस नहीं खोले जाते, और इसीलिए ये जो पत्राचार के माध्यम में SOL, IGNOU और स्कूल के लेवल पर भी जिन्हें अब बढ़ावा और ज़्यादा दिया जाएगा नई शिक्षा नीति के तहत, उनकी साफ साफ मंशा यही है कि जो गरीब परिवारों से आ रहे हैं, जो वंचित समुदायों से आ रहे हैं, जिनके माता पिता उनकी फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो और ज़्यादा दूर हो जाएं। सर्व शिक्षा अभियान पास है या फेल है? आप ये एक बात बताइए, हम उस देश में रहते हैं जहाँ 60 साल से अधिक हमारे देश को ये रियलाइज़ करने में लग गया कि यहाँ पर राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, और 14 साल तक की उम्र तक पढ़ाई कंपलसरी कराई जानी चाहिए। आप ये बताइए कि हम आज़ादी के हम अंग्रेज़ों के समय में भी गोपाल कृष्ण गोखले और जो ज्योतिबा फुले जैसे हमारे जो क्रांतिकारी थे, वो ये बात बोल चुके थे, इस बात को उठा चुके थे कि सबको समान शिक्षा, बराबर शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर भी हमारे देश को 60 साल से अधिक लग गया गरीबों तक, महिलाओं तक, लड़कियों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए। तो ये कहना कि सर्व शिक्षा अभियान या हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं से भी सक्सेसफुल है, ये सरासर गलत है। नहीं तो आप एक बात ये बताइए कि जो शिक्षा मंत्री का बच्चा है, जो चीफ मिनिस्टर का बच्चा है, वो क्यों नहीं अपने बच्चे को अपनी ही व्यवस्था के गवर्नमेंट स्कूल में और भेजता? नहीं भेजता ना, इसलिए नहीं भेजता क्योंकि उसे अपने व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, क्योंकि वो उस पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और वो प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर पर ही मुनाफे से को सेंटर में रखते हुए नीतियां बना रहे हैं, बनाते रहे हैं, और इसे आज सरकार को रोकना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। नमस्कार, आपका नेम? शाहयार। आप कौन से स्टेट से आए हैं? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ और क्रांतिकारी युवा संगठन का एक सदस्य हूँ। अच्छा, आपको इस नई एजुकेशन सिस्टम से क्या प्रॉब्लम है? देखिए,
मेरी खुद की अकेले की कोई प्रॉब्लम नहीं, एक कलेक्टिवाइज प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से शिक्षा में निजीकरण किया जा रहा है, उससे शिक्षा में जो इनफॉर्मलाइजेशन है, यानी कि जो बच्चे फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन छोड़ के स्कूलों में जाना छोड़ करके डिस्टेंस मोड ऑफ लर्निंग की तरफ धकेले जा रहे हैं, उससे हमें ये समझना पड़ेगा कि किस वर्ग के बच्चे सबसे ज़्यादा इस नीति के चलते जो है इनफॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन की तरफ धकेले जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये है कि जिस तरीके से एनईपी लाया गया है कि जो बच्चे हैं, मतलब आप ग्रेजुएशन में आने के बाद, स्कूल के बाद आप 1 साल पढ़ेंगे तो सर्टिफिकेट, 2 साल पढ़ेंगे तो डिप्लोमा, 3 साल पढ़ेंगे तो आपकी ग्रेजुएशन मानी जाएगी। तो उसमें ये कि बच्चे किसी भी लेवल पे छोड़ सकते हैं और आगे दोबारा ज्वाइन करते हैं कि मैनी एंट्रेंस मैनी एग्जिट्स बोला जाता है। इस तरीके से बोल करके इन्होंने बहुत लुभावने वादे और बड़े लुभावने सपने लोगों को दिखाए हैं। लेकिन क्या हम इस चीज़ को दरकिनार कर देंगे कि आज की डेट में हिंदुस्तान में जितने बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उनमें से कितना परसेंटेज जो है वो गरीबों के बच्चे हैं? और क्या उनकी जो स्थिति है, उनकी जो इकोनॉमिक स्थिति है, इकोनॉमिक स्टेटस है, क्या वो एक बहुत बड़ा रीज़न नहीं है उनकी पढ़ाई छूट जाने के पीछे? सरकार तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं भी निकाल रही है, जिससे कि जो सारे स्कूल और कॉलेजेस में मान्य हैं। देखिए, मामला ये है कि सारे स्कूल और कॉलेजेस में मान्य हैं, ये बात आपकी सही है, लेकिन कितने ही स्कूल और कॉलेजेस आज की डेट में हमारे पास हैं? केजरीवाल सरकार ने अपने चुनावी वादों में एक वादा किया था कि हम 20 नए कॉलेज खोलेंगे और 500 नए स्कूल्स खोलेंगे। ठीक है, आज की डेट में जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं, उनमें से कितना प्रतिशत बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल से निकल करके जाता है? अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वही बच्चे सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा पा रहे हैं। और जो बच्चे सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं वो अपर मिडिल क्लास या उसके भी जो अमीर घर से बेसिकली निकल करके आ रहे हैं, अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर पाए हैं पैसा दे करके, वही कॉलेजेस में जा पा रहे हैं। तो अब एनईपी के चलते ये जो इनफॉर्मलाइजेशन है, डिस्टेंस मोड ऑफ लर्निंग है, ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी इग्नू का जो एक एनुअल रिपोर्ट आया है, उससे पता चला है कि ये दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बच्चों का जो डिस्टेंस लर्निंग में जो परसेंटेज की वृद्धि है, वो दलित कम्युनिटी के बच्चों के लिए 248% और ट्राइबल कम्युनिटी से निकले बच्चों के लिए 172% की वृद्धि हुई है सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस मोड ऑफ लर्निंग में। और यहाँ पे अब ये पासिंग परसेंटेज अपनी अच्छी करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट क्या करती है कि 8वीं क्लास में जो बच्चे 90% के ऊपर नहीं लेकर के आते हैं, या एक जो तय किया गया एक सर्टेन क्राइटेरिया, उसके ऊपर नहीं परसेंटेज लेकर के आ पाते, तो उन बच्चों को बाहर निकलवा देते हैं, बोलते हैं कि आप पत्राचार से पढ़ाई करिए। तो उन्हीं बच्चों को आगे बढ़ने का हक है सरकारी स्कूल में भी, जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं। और जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, उनके प्रति सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बेसिकली 8वीं क्लास का सरकार उनको बोलती है कि भाई आप अपना देख लीजिए। तो डुअल एजुकेशन सिस्टम प्रोपेगेट्स इनइक्वालिटी अमंग स्टूडेंट्स, ये कैसे है? यहाँ पर देखिए मामला है, जैसे कि ये पोस्टर भी अगर आप देखें तो इस पोस्टर में देखिए एक और डिजिटल मोड ऑफ लर्निंग है, एक तरफ जो है वो बच्चा स्लेट पे लेकर के लिख रहा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अब जब आप डुअल मोड ऑफ एजुकेशन को आगे बढ़ावा देते हैं, जहाँ पे कुछ बच्चे ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ बच्चे जो है वो ऑफलाइन मोड ऑफ एजुकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन में पढ़ाई करने वाले कौन से वो बच्चे हैं जिनके पास कंप्यूटर है, जिनके पास एक्सेस टू इंटरनेट है? इंडिया के कितने प्रतिशत गरीबों के पास आज की डेट में इंटरनेट है? कितने लोगों के पास आज की डेट में अपना पर्सनल मोबाइल ही है एटलीस्ट पढ़ाई करने के लिए? 2019 के अराउंड आई गेस टैबलेट्स, लैपटॉप वगैरह टॉपर्स को बांटे थे। टॉपर्स को? आप एक बात बताइए, अगर आपके घर में एक बच्चा है जिसको जो पतला दुबला है, उसको खाने को कम मिल रहा है, और एक बच्चा है जो काफ़ी खा पी करके मोटा हो गया, तो आपका ज़्यादा ध्यान किसकी तरफ जाएगा खाने को लेकर के? जो कम खाया है, जो पतला दुबला है, जिसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। तो सरकार जो है ऑलरेडी जो बच्चे सक्सेसफुल है, मैं ये नहीं बोल रहा सक्सेसफुल बच्चों मतलब पढ़ने में अच्छे बच्चों को नहीं देना चाहिए लैपटॉप, टैबलेट वगैरह वगैरह, सभी को मिलना चाहिए ना। जब तक सबको बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तब तक इस बात को हम निर्धारित कैसे कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा पढ़ने में अच्छा, कौन सा बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है? और डुअल मोड ऑफ एजुकेशन से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो आज की डेट में जो लोग इतनी एक्सपेंसिव मोड ऑफ एजुकेशन अफोर्ड कर पा रहे हैं, वही आगे बढ़ पाएंगे। अब उनको बोला जा रहा है कि इंग्लिश जो है वो कंपलसरी नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आज के स्कूल्स में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है।
कंपलसरी तो आज की डेट में जो है फ्रेंच और स्पेनिश और जर्मन भी नहीं है, लेकिन क्यों प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, बड़े बड़े स्कूलों में? और क्या उससे जो बच्चे उन बड़े बड़े स्कूलों से पढ़ करके आ रहे हैं, उनके पास इतनी सारी लैंग्वेजेस जो कमांड है, क्या उससे उन बच्चों को फ़ायदा नहीं मिलता है? तो सरकारी बच्चों को वो फ़ायदा क्यों ना, उसके गरीबों को ख़राब खाना दो? तो ऐसा भी सरकार ऑफिशियली कहीं नहीं बोल रही है। लेकिन जिस तरीके से सिस्टम काम करता है, उससे ये बात ना चाहते हुए भी निर्धारित हो जाती है कि जिन बच्चों को मिड डे मील परोसा जा रहा है, उस मिड डे मील की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी ना हो। आज की डेट में कितने भारत की जितने भी अमीर सेक्शन से निकले हुए बच्चे हैं या अमीरों के जो बच्चे हैं, क्या वो मिड डे मील खा रहे हैं? और मिड डे मील जो खा रहा है वो गरीब ही क्यों खा रहा है? और गरीब को इतना ख़राब खाना क्यों मिल रहा है? तो नॉट नेसेसरीली सरकार ऑफिशियल स्टेटमेंट से नहीं बोल रही है कि गरीबों को ख़राब खाना दो, लेकिन जिस तरीके से सिस्टम बना हुआ है कि गरीबों की तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं है, टेंडर्स पास कर दिए जा रहे हैं आंखें बंद करके कि कोई भी खाना बनाओ, कैसा भी खाना बनाओ, तो उससे यही होगा। सरकार की एक लापरवाही है, एक गैर जिम्मेदाराना उसका रवैया रहा है समाज के सबसे पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रति, और उसी के चलते ये मिड डे मील की भी क्राइसिस है, और उसी के चलते ये जो टोटल क्राइसिस है एजुकेशन सेक्टर में, कि जहाँ पे सबको राइट टू एजुकेशन बराबर है ही नहीं। हमारी एक डिमांड भी है कि केजी से लेकर के पीजी तक, मालिक हो या मजदूर का बच्चा, सबको शिक्षा एक समान। तो सबको एक समान शिक्षा देने में सक्षम क्यों है सरकार? ओके, थैंक यू। तो ये थी हमारी खास बातचीत उन लोगों से जो दिल्ली सचिवालय पर हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारी खास रिपोर्ट। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।